बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आ रही है। सीटों का जो फॉर्मूला है इसको लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर दिल्ली में मंथन हुआ है और अमित शाह जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र को लेकर चर्चा की है। अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात हुई है। तो महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे पर दिल्ली में मंथन हुआ। अमित शाह जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र को लेकर चर्चा की है और किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो इसको लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे और लंबी बातचीत चली। लगभग 3 घंटे तक अमित शाह के आवास पर यह बैठक चली है। आज या कल सीट बंटवारे पर ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो गया है और जो सहयोगी हैं उनके साथ इस पर बातचीत होगी। तो यह मंथन जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुआ। बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद थे। अमित शाह के घर पर करीब 3 घंटे तक सीटों को लेकर मंथन हुआ और इसके बाद सीट बंटवारे का आज या कल ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई और माना जा रहा है कि जल्द ही अब इसका ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में आने वाली 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और जिसके मद्देनजर एक बड़ी बैठक और कुछ सीटों के नाम को फाइनलाइज करने के लिए जो महायुति गठबंधन है उनके नेताओं की बैठक अमित शाह के घर पर तकरीबन 3.5 घंटे के आसपास, 4 घंटे के आसपास चली। इसमें कई सारे अहम जो फैसले हैं वो निकलने की संभावना जताई जा रही है। यूपी में उपचुनाव जिताने की जिम्मेदारी सीएम योगी ने अपने हाथों में ली है। इसके लिए उन्होंने आज लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई है जो सुबह 11 बजे 5 कालिदास मार्ग पर होगी। बैठक में जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। प्रभारी मंत्रियों को सीट जिताने की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री समेत दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी 2-2 सीटें विशेष तौर पर दी गई है। तो जिस तरीके से उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इसको जिताने की जिम्मेदारी सीएम योगी ने अपने हाथों में ली है और इसके लिए एक बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में बुलाई गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों में घमासान मच गया है। सहयोगी पार्टियों की तकरार के बीच समाजवादी पार्टी ने मुंबई की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने मुंबई के शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी को, भिवंडी पूर्व से रईस शेख को, मालेगांव सीट से निहाल अहमद और भिवंडी पश्चिम सीट से रियाज आजमी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कल मालेगांव में अखिलेश यादव की जनसभा थी और लगभग 12 सीटें समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मांग रही थी, लेकिन इन सब के बीच तकरार और घमासान हुआ और समाजवादी पार्टी ने मुंबई की 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए एक आरोपी के मोबाइल से जीशान सिद्दीकी की फोटो मिली है। पुलिस ने बताया कि ये फोटो आरोपियों को उनके हैंडलर ने स्नैपचैट के जरिए शेयर किया था। तो बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा यह हुआ है कि जांच जब हो रही है इस दौरान एक आरोपी के मोबाइल से जीशान सिद्दीकी की फोटो भी मिली है। विधायक हैं, बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं और पुलिस ने बताया कि यह फोटो आरोपियों को उनके हैंडलर ने स्नैपचैट के जरिए शेयर किया था। पहले भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि दोनों ही पिता पुत्र निशाने पर थे। हालांकि जीशान का एक फोन आया था, वो निकल गए थे और उसी बीच बाबा सिद्दीकी पर अटैक हुआ था। बहराइच कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 26 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा के बाद अब पुलिस ने 31 आरोपियों को अब तक जेल भेजा है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया है। तो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन बहराइच मामले में चल रहा है और पुलिस ने अब तक 31 आरोपियों को जेल भेजा है। वहीं बीते 6 दिन से यूपी का बहराइच चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा में डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बवाल इतना बढ़ा कि समुदाय विशेष की तरफ से चली गोली में 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। आरोप लगा कि राम गोपाल मिश्रा पर गोली अब्दुल हमीद के घर से चली और फिर राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद 4 दिन बाद बहराइच पुलिस ने 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया। ओवैसी और विपक्ष के नेता फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी पड़ताल की है, दोनों पक्षों से बात की और आज हम आपको बहराइच कांड का पूरा सच दिखाने जा रहे हैं।
जंगल का इलाका है। जंगल के ठीक बगल में नहर बह रही है और इस इलाके से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है नेपाल बॉर्डर। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें दो पुलिस वाले सहारा लेकर घायल शख्स को ले जा रहे हैं। इसके पैर में गोली लगी है। लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी को ठीक पीछे नीले रंग की टी शर्ट में एक और शख्स दिखाई दे रहा है। उसे भी दो पुलिस वालों ने सहारा दिया हुआ है। इसके पैर में भी गोली लगी हुई है। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है जाएंगे। ना? दोनों ही घायल युवक तस्वीरों में कराहते हुए सुनाई दे रहे हैं। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये युवक कोई और नहीं बल्कि बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी मोहम्मद तालिब है। जबकि मोहम्मद तालिब के ठीक पीछे मुख्य आरोपी सरफराज मौजूद है। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन जैसे ही एनकाउंटर की खबर आई, विरोधियों ने योगी सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। ओवैसी ने एनकाउंटर को फिल्मी सीन बताया है। दरअसल उनका आरोप है कि एनकाउंटर जानबूझकर किया गया, जबकि 1 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में पुलिस जब आरोपियों को अस्पताल ले जा रही है तब उनके बीच हो रही बातचीत एनकाउंटर का सच बता रही है। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है जाएंगे। ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी को अरे गाड़ी घुमाइए जल्दी। सुना आपने, आरोपी पुलिस पर गोली चलाने के लिए माफी मांग रहे हैं, दोबारा ऐसी गलती ना करने की दुहाई दे रहे हैं। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? और अगर वाकई फिल्मी सीन की तरह बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर ही करना होता तो पुलिस पैर में गोली मारकर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल क्यों पहुंचाती? अब समझिए कि नेपाल सीमा के पास मौजूद इन जंगलों में क्या हुआ। पुलिस मुख्य आरोपी रिंकू सरफराज और तालिब को लेकर हथियार बरामद करने के लिए पहुंची थी। जंगल में आरोपियों ने हथियार कहां छिपाए थे वो देखिए। अब समझिए कि 13 अक्टूबर यानी रविवार की शाम को 4 से 5 बजे के करीब क्या हुआ था। यूपी के बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर महाराजगंज के बाजार में पूरी साज सज्जा के साथ दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि विसर्जन यात्रा जब अब्दुल हमीद के घर के सामने से गुजरी तो डीजे बंद करने को लेकर विवाद शुरू हो गया और इसके बाद विसर्जन करने जा रहे लोगों ने डीजे बंद करने से इनकार कर दिया। तभी दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय दिखा रहे हैं कि कौन सी छत पर राम गोपाल मौजूद था और आरोपी अब्दुल हमीद का घर कहां है।
अब्दुल हमीद, उसके घर की ये छत है, लोग इस छत पर चढ़ाए और फिर यहाँ से भी ईंटें पत्थर चलने की बात कही जा रही है। और फिर उसी दौरान कहीं ना कहीं ये एक जो वीडियो वायरल हुआ है कि इस छत से ये जो रेलिंग है, यहाँ पर एक जो झंडा लगा था उस झंडे को उतार करके दूसरा झंडा यहाँ लगाया गया। उसी कवायद में जो रेलिंग है वो भी टूटी थी। और इसी दौरान जो शख्स यहाँ पहुँचा था राम गोपाल, उसकी इस अब्दुल हमीद के परिवार के लोगों ने, अब्दुल हमीद और उसके 4 बेटों ने मिलकर के उसकी नृशंस तरीके से हत्या की। वो जो सामने की तरफ में दाहिने हाथ पे आप सीढ़ी देख रहे हैं, उस सीढ़ी से राम गोपाल को नीचे जो अब्दुल हमीद के जो परिजन थे, अब्दुल हमीद के जो बेटे थे, वो उनको नीचे लेकर के गए। और आप देखिए अब्दुल हमीद का जो घर है, वहाँ ये नीचे की अब्दुल हमीद के घर के अंदर की तस्वीरें। जब ये घटना हुई उसके बाद से ही जो परिवार है वो कहीं ना कहीं फरार है। घर में अभी भी देखिए जो बर्तन हैं वो यहाँ सूखने के लिए पड़े थे, घर के सारे दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। तो राम गोपाल मिश्रा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक उनके शरीर में 30 छर्रे लगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम गोपाल मिश्रा की बाईं आंख के ऊपर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से भी मारने के निशान हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन राम गोपाल मिश्रा का परिवार कह रहा है कि गोली के बदले गोली चाहिए और मौत के बदले मौत। उसे प्यार से गोली केवल छुआई गई है, मारी नहीं गई है सर। जब तक उनका जैसे हमारे भाई को मारा गया उसी तरह उनका इनकाउंटर होना चाहिए, सीने पर गोली लगनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम लोग न रुकेंगे न झुकेंगे, बराबर चलते रहेंगे ऐसे। दूसरी तरफ आरोपी की बहन अपने भाई और पिता को बेकसूर बता रही है। हमारी जो छत की तस्वीर दिखाई जा रही है वो सबसे मेन छत आगे की है, उसके काफ़ी दूर मेरा अंदर घर है, बड़ी सी एक आंगन है। उसके बाद पीछे का जो हिस्सा जो मेरे 2 भाइयों को दिखाया जा रहा है कि पथराव कर रहे हैं, गोली बंदूक लिए हुए हैं, नीचे से फायर। हाँ, वो काफ़ी दूर का है, पीछे का हिस्सा। आगे उसके आगे बहुत बड़ा मेरा मकान है, उसके आगे का हिस्सा वो दिखाई दे रहा है। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ से अगर जो पथराव करेंगे तो मेन रोड पे कैसे आएगा वो पत्थर। अपने आप को उन लोगों ने बचाने के लिए पथराव किया था, लेकिन पथराव से जब उन लोग का काम नहीं बन पाया तो 2 फायरिंग हवाई करी। उन लोगों को सिर्फ मेरा ही घर दिखा, क्योंकि पता था सोनार थे वो, सब गांव से कनेक्शन था उनको, तो सबको पता था कि अब्दुल हमीद का घर है। और जो अंदर आदमी भी घुसे थे वो भी मेरे घर के जान पहचान के ही लोग थे, कस्टमर थे। पुलिस कानून और संविधान के हिसाब से आरोपियों के गुनाह का हिसाब करना चाहती है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर अजय राय तक ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। ये फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिट्टी का किया, 2 घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सारी चीजें की। बहराइच कांड पर राजनीति भी गर्म है और अलग अलग दावों का दंगल भी बहुत तेज है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर दोनों पक्षों से बात की और 13 अक्टूबर के दिन बहराइच का पूरा सच जानने की कोशिश की। सबसे पहले हमने इलाके के लोगों से पूछा कि आखिर विसर्जन यात्रा के दौरान बवाल शुरू किस बात पर हुआ था। वो आ रहे थे, मूर्ति विसर्जन वाले आ रहे थे। उसके बाद पूर्व इलाहाबाद बैंक के पास कुछ कहा सुनी हुई उनसे, अब्दुल हमीद से, इनसे कुछ कहा सुनी हुई कि इसको बंद कर दो। उन्होंने नहीं बंद किया। तो बंद करना जो गाना बज रहा था, अब ये नहीं जाने कौन गाना बज रहा था, लेकिन गाना कोई बज रहा था तो उन्होंने कहा बंद कर दो। उसके बाद वो ख़त्म हो गया। उसके बाद दोनों जने में कुछ वार्तालाप भी हुई। बजाने से एतराज़ था कि गाने से एतराज़? नहीं, गाने जो उल्टे गाने बज रहे थे। भाई जैसे धार्मिक गाना बजता उसमें किसी को एतराज़ किसी नहीं है, और जो गाने आजकल चल रहे उल्टे सीधे वाले, उससे लोगों को एतराज़ है। जबकि इलाके में ही रहने वाली रजिया का आरोप है कि यात्रा तो हर बार निकलती है, लेकिन इस बार हिंसा इसलिए हुई क्योंकि पत्थरबाजी हिंदुओं ने की थी। मुसलमान इतने कर रहे नहीं है कि जो पराए गांव की मूर्तियां आवे तो उनको ईंटा अद्धा से मारा जाए या कुछ भी करा जाए। मगर जो हकीकत है तो पथराव मुसलमान ने नहीं किया है, पथराव उन्होंने किया है। ट्राली में भर भर के लेके आए हैं। नहीं तो ऐसे सब दिन मूर्ति आती थी, ऐसे ही आती थी, ऐसे चली जाती थी। उस दिन 3 पौने 2 घंटा जो ने खड़ी रही है मूर्ति। किस लिए खड़ी रही थी भाई?
दूसरी तरफ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि भीड़ में पत्थर किसने फेंका और गोली किसने चलाई ये उन्होंने नहीं देखा। पथराव किस तरफ से हुआ? पथराव हमने नहीं देखा भाई, भगदड़ देखा, पथराव हमने नहीं देखा ना। एक मुसलमान का लड़का वहीं था, कोई नहीं था, खाली हिंदू थे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से आ रही, जहां पर एक बच्ची की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बच्ची का शव खून से लथपथ बरामद हुआ, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। बच्ची कल दोपहर 4 बजे के बाद से ही लापता थी, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब तलाश शुरू हुई, खोजबीन शुरू हुई, तो उसका शव मिला। और जिस हालत में शव मिला है, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आप देखिए किस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए और न्याय की मांग करने लगे। 7 साल की बच्ची की एक डेड बॉडी मिली है एक खंडहर नुमा मकान में। इस संबंध में जब छानबीन की गई तो मोहल्ले के पास के ही एक व्यक्ति जिनके द्वारा ये बताया गया उनकी बच्ची गायब थी और उसी की डेड बॉडी है, उनके द्वारा पहचान की गई। इस संबंध में पंचायत भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। उनकी तहरीर प्राप्त हो गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद अगर कोई अन्यत्र कोई चीज़ आती है तो उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान के एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू पर बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया की प्रतिक्रिया सामने आई है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने सलमान खान और उनके परिवार को झूठा बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वन विभाग, चश्मदीद और न्यायालय ने उन्हें दोषी पाया है तो उनका परिवार ये कैसे कह रहा है कि उन्होंने एक कॉकरोच भी नहीं मारा। लॉरेंस बिश्नोई के जान से मारने की धमकी को लेकर सलीम खान के बयान भी बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने सलमान खान के परिवार को जवाब दिया है। बिल्कुल उसने शिकार किया है, सलमान खान ने, और हमारे गांव के पास ही काकाणी गांव में शिकार किया है। पुलिस और वन विभाग ने उसको पकड़ा है, वो 3 दिन अंदर रहा है, उसका हथियार पकड़ा गया है, उसको सज़ा सुनाई गई है निचले कोर्टों से। और मतलब वो सच बोलता है और ये पुलिस और ये वन विभाग और ये सब झूठी है क्या? बिश्नोई समाज हो चाहे लॉरेंस हो, हमारे खून में भी रिश्वत और पैसे मांगने की नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भावना से वन्य जीवों को, पेड़ों को बचाते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं। और आपको पता है हमने 363 लोग पेड़ों के लिए शहीद हुए हैं। हर साल हम लोग शहीद हो जाते हैं हिरणों के लिए। और रेस्क्यू सेंटर खुले हुए हमारे हर गांव के अंदर हिरणों को, नील गाय को, जानवरों को बचाने के लिए। और मतलब ये आज उसने जो पैसों की बात करके दूसरा अपराध किया है। हमें उसके हराम के पैसे हमें नहीं चाहिए। हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हैं। हमारा समाज आपको पता है मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमा के खाता है। और किसी पे इस तरीके की बातें जो इसने की है ना, ये आज इसने दूसरा अपराध किया है। माफ़ी नहीं मांगे वो अलग बात है, किससे मांगे? क्यों किससे मांगे? क्या हमारा निज मंदिर है, मुक्तिधाम मुकाम है, जो विश्व के अंदर एक ऐसा उदाहरण है जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज 500 और कुछ वर्ष पहले धर्म की हमारी स्थापना की थी, जो एक ऐसा संदेश दिया दुनिया को, जो आज लोग आज संदेश दे रहे हैं, पर्यावरण, ग्लोबल वगैरह। वो आज से 500 और कुछ वर्ष पहले उन्होंने गुरु जम्बेश्वर भगवान ने दिया था कि सब सृष्टि प्रकृति को बचाओ, ओजोन परत के बारे में उन्होंने बताया था। हमारा ठिकाना नहीं, ठिकाना तो इसका नहीं है, हमारा तो सब कुछ है। और नहीं मांगनी तो मत मांग। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर अभी पेच फंसा हुआ है। 25 से 30 सीटों पर बात अटकी है और इन पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों दावा कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इसको लेकर अब फाइनल फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है। इस पर शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी कर डाली। महाराष्ट्र के नेता है, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं। दोस्त की हैसियत से कभी कभी वो हमें जगाते हैं, कभी हम उन्हें जगाते हैं, हमारे बीच में चलता है। बिल्कुल ठीक है।
ठीक 11 दिन बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने का काउंटर बंद होने वाला है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग की गाड़ी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि विवादित सीटों पर फैसला दिल्ली में आला कमान की तरफ से होगा, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की क्षमता पर ही सवाल उठा रही। पूरे जगह महाराष्ट्र का मिला के मुंबई से 20 से 25 जगह जो है उसमें हाईकमांड डिसीजन लेंगी और कल नहीं तो परसों हमारी फाइनल अलायंस की डिक्लेयर हो जाएगी। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। संजय राउत ने पहले कांग्रेस नेताओं की क्षमता पर सवाल उठाए, फिर इशारों में अपनी पार्टी को महाविकास अघाड़ी का बिग ब्रदर भी बता दिया। नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे। जिस मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच इस कहासुनी के पीछे है पूर्वी विदर्भ, जहां दोनों पार्टियों के बीच सीटों का पेच फंसा हुआ है। बताया जाता है कि कांग्रेस पूर्वी विदर्भ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए कोई सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ये दलील दे रही है कि शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद पूर्वी विदर्भ में शिवसेना यूबीटी की कोई ताकत नहीं बची है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वैसे तो अभी महायुति ने भी तय नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पर चुटकी लेने में बीजेपी पीछे नहीं। अब उनकी परिस्थिति ये कर दिया है कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने, उनको उनके पीछे भागने पड़ रहा है। मुझे दया आती है कि उद्धव ठाकरे जी इतना क्यों उनको शरद पवार जी और कांग्रेस के सामने क्यों झुककर काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं ईडी के शिकंजे के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। ईडी की टीम ने संजीव हंस को पटना में उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि संजीव हंस 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ईडी का दावा है कि संजीव हंस ने पंजाब के मोहाली और कसौली में करोड़ों की बेनामी संपत्ति खरीद रखी है। उन्हें ईडी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने के मामले में ही अरेस्ट किया है। संजीव हंस के साथ जिन गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई वो दिल्ली में उनके करीबी और सहयोगी रहे हैं। और अब बात करते हैं झारखंड की चुनावी राजनीति की, जहां एनडीए ने सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया है। यहां बीजेपी 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची 13 सीट अपने सहयोगियों को देगी। हालांकि सीट बंटवारे का ऐलान करते समय असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी बात कही। उनका कहना था कि इस फॉर्मूले में बदलाव भी हो सकता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह बड़ा सवाल है। झारखंड में सीट शेयरिंग के ऐलान के लिए रांची में एनडीए का मंच सजा। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामनामी अंगवस्त्र पहना। आजसू पार्टी के मुखिया सुदेश महतो ने मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ का इशारा किया, रामनामी पहनने से इनकार किया और बेहद औपचारिक अंदाज में झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान शुरू हो गया। ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की झारखंड चुनाव समिति के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने 81 सीटों का हिसाब तो लगा दिया, लेकिन इस बात का इशारा वो पहले ही कर चुके थे कि किस्सा अभी बाकी है। अगर हमें लगता है कि कोई 1 सीट में 2 सीट में आजसू आगे और लड़ने से हमारा गठबंधन का फायदा होगा, या आजसू को लगे कि ये सीट में बीजेपी लड़ने से गठबंधन का फायदा होगा, हम नामांकन का अंतिम तिथि तक थोड़ा रास्ता खोल के रखा। सीट बंटवारे के ऐलान के बावजूद ये जो चर्चा की गुंजाइश रखी जा रही है, उसके पीछे है डिमांड और बंटवारे का अंतर। झारखंड में आजसू पार्टी 14 सीटें मांग रही थी, उसे 10 सीट मिली। जेडीयू 11 सीट मांग रही थी, लेकिन 2 सीट मिली। इसी तरह एलजेपीआर 5 सीटें मांग रही थी, उसे सिर्फ 1 सीट मिली। और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी है। माना जा रहा है कि अगर सहयोगी न माने
तो एनडीए में हुए इस सीट बंटवारे का फॉर्मूला बदल भी सकता है। 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के मसले पर ही झारखंड में बीजेपी और आजसू के बीच तालमेल नहीं हो सका था। दोनों अलग अलग लड़े थे और बाद में ये हुआ कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। लिहाजा चंद सीटों के चलते इस बार गठबंधन पर आंच आए, बीजेपी शायद ऐसा न चाहे। झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। अभी कई नेताओं का आगमन होगा, निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। रूस में अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों को भारत का उदाहरण देकर आईना दिखाया है। पुतिन ने सवाल पूछा कि क्या ब्रिक्स पश्चिमी देशों के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है। इस पर पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि सिर्फ एक गैर पश्चिम समूह है। ब्रिक्स का उद्देश्य कभी किसी के खिलाफ होना नहीं था। इसके लिए उन्होंने भारत के रुख का हवाला दिया। पुतिन ने पश्चिमी देशों को बताया कि भारत ब्रिक्स का अहम सदस्य है, लेकिन वो पश्चिम या यूरोप विरोधी नहीं है। इसी तरह से अन्य सदस्य भी हैं। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी की भूमिका की सराहना भी की। यूक्रेन विवाद पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि पीएम मोदी उनसे बातचीत के दौरान हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।